मैं BL साय। आज मैं भू आकृति विज्ञान के अनुप्रयोग के अंतर्गत नगरीकरण में भू आकृति विज्ञान के अनुप्रयोग के बारे में चर्चा करूंगा। इसके पहले नगरीकरण के बारे में अपन चर्चा करते हैं। जैसा कि आज के परिवेश में अधिकांश लोग, विशेषकर युवा वर्ग, गांव से नगरों की ओर आ रहे हैं, तो नगर का आकार बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ शासन से संबंधित विभिन्न योजनाओं को देखते हुए पुनर्वास या उपनगरीय क्षेत्रों के निर्माण आदि में नगरीकरण का महत्व बढ़ता जा रहा है। हमारे सामने एक प्रमुख समस्या है कि गांव से आए हुए मजदूरों के लिए, कामगारों के लिए, उनके लिए आवास सुविधा मुहैया कराना और तमाम इस तरह से समस्याएं हैं जो कि आज नगर की स्थिति दयनीय है। कहीं पर अधिक भीड़ भड़ाका, तो कहीं पर नगरों का कोई क्षेत्र, निचला क्षेत्र डूबना, पानी भरे रहना, इस तरह से तमाम बातें नगरीकरण के अंतर्गत हैं। तो आइए हम कुछ नगर के लिए उपयुक्त स्थल के चयन के संबंध में चर्चा करेंगे। तो नगर बसाव हेतु उपयुक्त स्थल का चयन नहीं हो पाने से हमारे सामने समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। शासन प्रशासन को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कहीं नालियों का भराव हो जाना, कहीं मटमैले जल का फैल जाना, तो इस प्रकार से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसमें सबसे पहले धरातल की आकृति के आधार पर बसाव होना चाहिए। जैसे नगर बसाव हेतु उपयुक्त स्थल और इस साइड नगर बसाव हेतु अनुपयुक्त स्थल का चित्र हमने बनाया है। तो साधारण ढालू जमीन जो कि कठोर हो, हार्ड जमीन हो, तो यहाँ उपयुक्त होगा। किसी से पूछा जाए कि आप किस प्रकार की ज़मीन आपको घर बनाने के लिए चाहिए, तो इसको पसंद करेंगे। समतल जगह है, किसी प्रकार का मेहनत नहीं लगेगा, कह के इसे पसंद करेंगे, जो कि ये उचित नहीं है। यहाँ क्या है, जैसे नगर बसाव किए या घर बनाए, तो यहाँ आसानी से मल जल जो है नीचे की ओर जाएंगे और बड़ी नालियों में जाकर नीचे नदियों में या कहीं अन्य स्थानों में मिल सकेंगे। तो ये उपयुक्त स्थान है। कठोर भूभाग हो और ढालू युक्त जमीन पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी भी जो मकान बनाने के लिए इच्छुक व्यक्ति हों या शासन को चाहिए कि ढालू युक्त स्थल को ही हम पुनर्वास क्षेत्र या उपनगरीय क्षेत्र जहाँ भी हम चयन करना चाहें, तो इन क्षेत्रों का चयन करना चाहिए। समतल जमीन में जैसे जल का भराव हो जाएगा, नाली निकास व्यवस्था करेंगे, तो जरा भी कुछ नालियों में कुछ कचरा वगैरह इस तरह से जाम हो तो वहाँ पर पानी का भरना होगा और साथ ही साथ उस नाली से अन्य क्षेत्रों में जल फैल जाएंगे। एक तो नाली के बाद तुरंत नाली का भरना होगा, साथ ही साथ समतल जमीन में अधिक वर्षा में नाली से ऊपर आकर अन्य जैसे घरों में डूबना हो जाता है। बड़े शहरों में आए दिन सुनने में आते हैं बरसात के दिनों में। तो ये समतल जमीन उपयुक्त नहीं है नगरों के लिए। ढालू युक्त अगर स्थान है तो वहाँ ही हम नगर का बसाव कर सकते हैं। दूसरा है कठोर नदी का स्थान। जैसे ये नदी का प्रवाह मार्ग है, तो नदी के किनारे जैसे प्राचीन समय में भी जितने भी सभ्यता का विकास हुआ, सिंधु नदी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता वगैरह, मिस्र सभ्यता वगैरह, ये सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे हुए। लेकिन उस समय जनसंख्या वृद्धि नहीं थी, इसलिए नगर अच्छे ढंग से बसे हुए थे। आज भारी समस्या नदियों के किनारे भी है कि डूब जाना, आए दिन कई दिनों तक कितने घर डूब गए, इस तरह से समाचार पत्रों में और टीवी आदि में हमको देखने में भी मिलते रहते हैं। विशेषकर
वो बिहार, उत्तरी बिहार एरिया में। तो इसमें नदी के किनारे निश्चित रूप से आज सभी नगर बसे हुए हैं। तो पहले तो कुछ दूर थे, लेकिन आज जनसंख्या वृद्धि के कारण एकदम नदी के किनारे हैं। तो नदी के किनारे अगर कठोर भूभाग है, तब तो हम इस किनारे किनारे पर इस तरह से घर बना सकते हैं। तो ये कठोर भूभाग वाले एरिया में हम मकान जो भी हो बना सकते हैं, नगर बसा सकते हैं। और ऐसे स्थान जो बलुई क्षेत्र है, विशेषकर निचले एरिया में, यहाँ पर बारीक काप मिट्टी का जमाव है पूरा। उदाहरण फिर से मैं बताऊंगा, उत्तरी बिहार के क्षेत्रों में विशेषकर हानियाँ है। कोसी नदी के किनारे वगैरह का बाढ़ में तटबंध टूटने से कई गांव डूब गए, इस तरह से समाचार पत्रों में आते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम मकान बनाते हैं तो ये बलुई, इसका जो है क्षेत्र बढ़ सकता है। बहुत अधिक पानी या बाढ़ आने से यहाँ तक कट कर, तो ये पूरे मकान जो है ये गिर इन नदियों के साथ जा सकते हैं। तो ये कमज़ोर बलुई मिट्टी जहाँ पर हो नदी के किनारे, वहाँ पर उपयुक्त नहीं है नगर बसाने के लिए। कठोर भूभाग है तो उपयुक्त होगा। इसी तरह से तीसरे नंबर में पहाड़ी क्षेत्रों की बात है, विशेषकर हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की बात। वहाँ पर जैसे अपन जाएंगे देहरादून से ऊपर, देहरादून से आगे मसूरी वगैरह उन क्षेत्रों में, तो या और अन्य भागों में है उसी हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में। चूँकि हिमालय पर्वत टेथिस सागर के गर्भ से उसकी उत्पत्ति मानी गई है, तो वहाँ लाखों करोड़ों और भी कितने साल पहले से अंगारा लैंड और गोंडवाना, हमारा गोंडवाना लैंड और उत्तर में अंगारा लैंड से जितनी भी नदियाँ जाती रही और उसमें अवसाद जमा करते रहे, और वो कांप मिट्टी का भराव है, यानी अवसाद का भराव है, तो उसी का ऊपर उठा हुआ हिमालय पर्वत है। तो वहाँ भू आकृतिक समस्याएं हैं। निश्चित रूप से वहाँ पर्यटक क्षेत्रों के विकास करने के लिए नगर बसाए हुए हैं, मसूरी वगैरह में, नैनीताल में, और भी आगे धार्मिक स्थलों में है। तो यहाँ पर ये उपयुक्त माना जाएगा। जैसे पहाड़ी क्षेत्र है हिमालय का, तो बीच में कहीं कहीं पर इस तरह से मैदानी क्षेत्र हैं छोटे छोटे, उन क्षेत्रों में नगर बसा सकते हैं। उदाहरण के लिए नैनीताल है, नैनीताल में तालाब के किनारे किनारे नगर बसे हुए हैं। वो भविष्य में कभी भी खतरा उत्पन्न नहीं हो सकता है। और कुछ कठोर भूभाग भी है उन भागों में, और ठोस है। और जो अनुपयुक्त है, जैसे ये इन भागों में ढालूनुमा पर्वतीय क्षेत्रों में किनारे किनारे यहाँ रोड भी बने हुए हैं और यहाँ पर मकान भी बने। जब कभी भूस्खलन होता है तो निश्चित रूप से हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन होगा ही, क्योंकि वो उसके जो संरचना ही है कमज़ोर मिट्टी का बना हुआ भूभाग है। कहीं कहीं हिमालय पर्वतीय भाग में आग्नेय चट्टान है, लेकिन अधिकांश भाग जो है टेथिस सागर के कारण वो कमज़ोर भूभाग। तो इन भागों में लैंडस्लाइड होते हैं, तो उन भागों में नगर बसा दिए तो कभी कभी पूरे का पूरा उन घरों में जाकर गिरते रहते हैं। ये कुछ धार्मिक स्थल हैं उन भागों में, बद्रीनाथ और केदारनाथ वगैरह। तो केदारनाथ में पिछले सालों में देखे हैं कि मंदाकिनी नदी के किनारे मकान बना दिया गया था, और वहाँ मंदाकिनी नदी में जल भरने से पूरा ये मकान जो है नदी के साथ बहने लगे थे, ये पूरे दिखने लगे। तो ये जो है भूगर्भिक संरचना को ध्यान नहीं दिया जाने से ही ये गलती हुई थी। उन भागों में मकान बनाने के लिए अनुमति नहीं होना चाहिए जहाँ पर भूगर्भिक संरचना कमज़ोर हो, क्योंकि वहाँ पर अपरदन बहुत अधिक होता है। और उसका जैसे भवन बनाएंगे तो उसके नींव में कोई मजबूती नहीं रहती है, ऐसे ही खड़ा कर दिया जाता है, तो
तो ऐसे तीव्र ढलान जहाँ पर भूगर्भिक संरचना कमजोर हो वहाँ पर भवन नहीं बनाना चाहिए। अगर ये पर्वतीय भाग कठोर चट्टानों का है, जैसे उदाहरण के लिए थोड़ा सा हम अरावली पर्वतीय क्षेत्रों को मान सकते हैं, उन क्षेत्रों में हम भवन बनाएं इस प्रकार से जो पहाड़ी ढलानों पर, तो वो बच सकते हैं। जैसे कुछ बहुत हमारे जबलपुर के क्षेत्र हैं, उनमें भी छोटे छोटे पहाड़ियों में ये नगर बसे हुए हैं, वो एरिया पूरा अधिक हो जाने से, तो वहाँ पर आज तक कुछ भी इस तरह से समस्याएं नहीं है। विशेषकर ये समस्या हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में ही देखने को मिलते हैं। तो ये जो है उपयुक्त स्थान नहीं है इस प्रकार से बहुत पर्वतीय ढलान भागों में। इसके बाद आगे अपन देखते हैं कोई झील हो या कोई बांध हो। जैसे मान लीजिए यहाँ इस तरह से नदी आना और इस तरह से बांध यहाँ बना दिए, तो ये बांध के ये मेड़ में या उसके आसपास एक दूसरे तरफ अगर खाली जमीन कठोर भूभाग है तो इन भागों में नगर बसाया जा सकता है, भवन बनाए जा सकते हैं और इसके चारों तरफ कोई बात नहीं है। लेकिन इसके उल्टा ये झील क्षेत्र है या कुछ है और इसके नीचे तरफ जो कि इसमें रिस कर या पानी का धीरे धीरे जाकर यहाँ दलदल नुमा बना हुआ है, तो इन क्षेत्रों में भवन नहीं बनाना चाहिए, नगरों को नहीं बसाव क्षेत्र नहीं करना चाहिए किसी प्रकार का, क्योंकि ये बांध है कभी भी टूट भी सकता है या इसका रिसाव बहुत अधिक होने से ये दलदल होगा और उसके नींव कमज़ोर हो जाएंगे। जो भाग दलदल क्षेत्र हैं वहाँ मकान बनाने से उसके नींव कमज़ोर होते हैं और उसके दीवार वगैरह टूट जाते हैं और भविष्य में वही मकान भरभरा के नीचे भी गिरते रहते हैं। तो इसलिए सुरक्षात्मक दृष्टि से देखें तो ये कोई भी झील हो या नदी हो, बांध हो, उसके निचले भागों पर मकान नहीं बनाना चाहिए। ये किसी भी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। तो झील के किनारे उपयुक्त होगा। अगला हम देखते हैं समतल जमीन, लेकिन उसके भूगर्भिक संरचना के आधार पर भी नगर का बसाव उपयुक्त और अनुपयुक्त हो सकते हैं। जैसे कोई क्षेत्र हो इस तरह से ऊपर में बलुई हो और उसके नीचे कुछ तह संस्तर होते हैं, जो संस्तर जो बजरी हो उसमें जल का प्रवेश हो सकता है, बजरी यानी छोटे छोटे बोल्डर गिट्टी वगैरह वगैरह, तो इस तरह से कहीं बालू वगैरह, तो ऐसे क्षेत्र हों और नीचे कुछ बहुत नीचे ये चूना का भाग हो या अपन बोल सकते हैं स्थानीय बोली में छूही, तो ऐसे मिट्टी वगैरह हों तो वो उसमें जल शुद्ध मिलेगा और यहाँ पर लोग जो हैं ये नगर बसाएं तो अच्छा है, इसमें स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहता है, क्योंकि इसका जल जो है किसी भी एंगल से या दृष्टि से खराब नहीं होगा। क्योंकि यहाँ से जो कभी भी मल जल वगैरह है अगर यहाँ से रिस के जाता हो तब भी इधर छन के और नीचे जाके ये यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा, यहाँ का जल ये है। हाँ, इसके विपरीत अपन देखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट मान लो यहाँ पर मिट्टी है, साधारण मिट्टी जो बलुई टाइप का हो सकेगा, कोई बहुत मजबूत नहीं, और यहाँ से सतही जल का ये रिस के नीचे और डायरेक्ट चूना मिल रहा हो तो यहाँ भी उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि ये चूना से जैसे ये पूरा जल का भंडार है और ये चूना से मिलकर ये इस भागों में घुलना हो जाएगा, पूरा घुल गया, ये पूरे घुलना हो गया यहाँ तक, तो ये घुलन ये पूरा चूना युक्त जल स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर बसाव उपयुक्त नहीं होगा। यानी कोई भी भूभाग ऐसा है जो कि निचले भागों में चूना हो तो वहाँ पर नगर बसाना उचित नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में ये लोगों के लिए पर्यावरण की दृष्टि से या स्वास्थ्यगत दृष्टि से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, शासन को भी बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है, इनके समस्या इसको फिल्टर करेंगे और उसके बाद उसको सप्लाई करेंगे, क्योंकि इन क्षेत्रों में हम डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हैं पानी का, ये
नलकूप वगैरह खोद कर के, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट उसके नलकूप का इधर सप्लाई करेंगे तो ये जल जो है हानिकारक होगा, स्वास्थ्य खराब हो सकेगा। इस प्रकार से भू आकृतिक संरचना नगरीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे क्षेत्र का चयन नहीं होना चाहिए जो भविष्य में नुकसान हो या शासन प्रशासन के लिए बजट बहुत अधिक व्यय करना पड़े, जैसे ऐसे क्षेत्रों के लिए बहुत अधिक व्यय होना होगा। तो इस प्रकार से हम नगरीकरण का भू आकृति विज्ञान में अनुप्रयोग देखे। इसके अतिरिक्त भी कुछ दलदल जमीन हैं जो वर्ष भर वो सूखते भी नहीं हैं, उन क्षेत्रों में भी हमको बसाव क्षेत्र नहीं बनाना चाहिए, भवन निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन क्षेत्रों में दीवार क्रैक वगैरह हो जाते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं भवन निर्माण के लिए मान लें दलदल भी हैं, लेकिन उसके नीचे कठोर चट्टान, कभी कभी जो दलदली जमीन होती है, जैसे ये पानी भरा हुआ है, लेकिन कभी कभी चट्टान का तह उसके करेक्ट नीचे यहाँ पर कठोर चट्टानों का तह होता है। तो क्योंकि कठोर चट्टान है इसलिए इसका जल जो है नीचे नहीं जा पाता है, ये चट्टान के कारण ये ऊपर में पूरा दलदल बना है। तो ये चट्टान को दलदल समझ, इस जगह को दलदल समझ के इसको अनुपयुक्त नहीं समझना चाहिए। इसको कुछ दूर खुदाई करके देखें, हो सकता है अगर कठोर चट्टान हो तो यहाँ पर नगर को बसाया जा सकता है। तो इस प्रकार से भूगर्भिक संरचना का ध्यान रखना अति आवश्यक है नगरीकरण में। तो आज नगरीकरण की भारी समस्या है, इन तमाम बातों को ध्यान देना उचित होगा। अभी कई क्षेत्रों में हम वर्षा में ऋतु में देखते हैं कि कहीं पर डूब गए, किन्हीं क्षेत्रों में कुछ स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न हो गई है, आदि आदि तमाम बातें होती हैं। तो भू आकृति विज्ञान का सहारा लें तो इन तमाम समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए भू आकृति विज्ञान के लिए भू आकृति के अंतर्गत क्षेत्र का चयन करने के लिए पहले उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करना चाहिए। किस प्रकार की मिट्टी है उसके नीचे, उसका ध्यान देना चाहिए। वहाँ के सैल किस प्रकार से हैं, चट्टानें बहुत अधिक कठोर न हों, यानी चट्टान बिल्कुल न हो। अगर चट्टानी भाग है तो बहुत गर्म हो जाता है, वो भी स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि इसमें हम कठोर चट्टान जमीन कठोर हो लिखे, लेकिन जो मिट्टी है वो कठोर हो, थिकनेस हो जिसमें, या परतदार टाइप का थोड़ा बहुत पत्थर और कुछ मिट्टी इस तरह से मिले जुले हों तो उपयुक्त होंगे। अगर चट्टानी भाग हैं तो वो गर्म हो जाएगा और स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं कहलाएगा। इसलिए ऐसे स्थान का चयन नहीं करना चाहिए। वो ज़मीन के नीचे किस प्रकार से सैल हैं आदि। और बसाव के लिए जो वर्जित स्थान है विशेषकर कि इन क्षेत्रों में बसाव नहीं करना चाहिए, जैसे कोल माइंस वगैरह एरिया है, हो सकता है उसके नीचे या कि खदान वगैरह हैं तो वो खदानें खोद के खोखला हो गए हैं तो उसके नीचे भी बसाव नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मिनरल्स यानी खनिज भविष्य में मिलने की संभावना है, वहाँ भी बसाव का नहीं करना चाहिए क्योंकि भविष्य में खाली कराना न पड़े। साथ ही साथ कुछ इस प्रकार से दलदल जमीन हो या कुछ अन्य शासन की योजनाओं के अनुसार कुछ करना है तो ऐसे ज़मीन जो महत्वपूर्ण है उनको बसाव के लिए उपयुक्त बसाव क्षेत्र नहीं करना चाहिए, जो कि बाद में खाली कराना पड़े। तो इस प्रकार से भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत नगरीकरण में हम इसका अनुप्रयोग देखें। ये तमाम बातों का ध्यान अवश्य देना चाहिए। धन्यवाद।